Hello everyone, my name is Chandan and I am your computer mentor from Resonance PCCP Junior Division. In last video, we have discussed about the component of CPU, about memory and storage devices. Now in this video, we are going to discuss about the components of CPU like other components and about software, that what is software. So let's get started. अच्छा, इसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट आता है आपका सीपीयू का, सबसे मेन कंपोनेंट होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक ऐसा मेन कंपोनेंट है जिसमें कि जो अदर आपकी कंपोनेंट्स होते हैं वो सभी इनबिल्ट होते हैं या प्लग इन कर दिए जाते हैं, जैसे कि आपका प्रोसेसर हो गया या फिर मेमोरी डिवाइसेस होगी जैसे रोम, और अदर इसमें पोर्ट्स होते हैं जिनके थ्रू अदर आपके डिवाइसेस को कनेक्ट किया जा सकता है, जैसे कि हार्ड डिस्क को भी कनेक्ट किया जाता है। तो मदरबोर्ड के बारे में पढ़ते हैं कि मदरबोर्ड आखिर क्या होता है। Motherboard is the main circuit board of a computer, okay, that lies inside the CPU, to which all the hardware devices are connected. अच्छा, अब मदरबोर्ड से जो है हमारी सारी हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्ट होती है। ओके, वो कैसे कनेक्ट होती है? वो मदरबोर्ड के डिफरेंट पोर्ट्स की सहायता से एक दूसरे से हम कनेक्ट कर पाते हैं। ओके, इन दिस इट इज इन द फॉर्म ऑफ लार्ज मल्टीलेयर्ड प्रिंटेड सर्किट्स। ओके, इसमें जो है डिफरेंट टाइप्स के सर्किट्स होते हैं, पोर्ट्स होते हैं। ओके, विच कनेक्टर्स सॉकेट्स फॉर अटैचिंग एडिशनल डिवाइसेस। ओके, सो मदरबोर्ड का जो इंटरफेस है जो कुछ इस तरह से होता है, उसका डायग्राम। इसमें ये जो होते हैं ये रैम के पोर्ट्स होते हैं बेसिकली, और ये आपके प्रोसेसर पोर्ट्स हैं, एंड दीज पोर्ट्स आर फॉर SMPS पावर सप्लाईज and for okay, so next SMPS। अब SMPS आपका क्या होता है? SMPS refers to switch mode power supply, switch mode power supply। अब स्विच मोड पावर सप्लाई से हम क्या समझ रहे हैं कि SMPS एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि आपके कंप्यूटर को जनरली पावर देने के लिए काम में आता है। अच्छा, पावर ही कैसे देता है? तो जब आप इसे डायरेक्ट आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कनेक्ट करते हैं तो ये वहाँ से पावर लेकर, और जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी कंप्यूटर के अदर डिवाइसेस हैं या अदर कंपोनेंट्स हैं, उनको जितनी भी रिक्वायर्ड अमाउंट में जितनी भी पावर सप्लाई चाहिए होती है उसे मैनेज करने का काम कौन करता है? SMPS करता है। ओके, तो ये डायरेक्टली आपके मदरबोर्ड से कनेक्टेड रहता है, और जितने भी कंपोनेंट्स को जितनी अप्रोप्रिएट पावर चाहिए होती है उतनी पावर सप्लाई ये करता है। जनरली 5 वोल्ट की पावर सप्लाई करता है। SMPS is an electric regulator component that receives electricity from the main power supply and then supplies appropriate power to the other components of the computer. Okay, it takes the required amount of electricity from the mains, okay, main switch से या फिर UPS से। uninterrupted power supply, UPS refers to uninterrupted power supply। ओके, वहाँ से ये पावर लेकर रिक्वायर्ड या अप्रोप्रिएट अमाउंट में पावर सप्लाई अदर कंपोनेंट्स को सेंड करता है, या फिर कन्वर्ट्स द AC करंट इनटू डायरेक्ट करंट विद द रिक्वायर्ड वोल्टेज। ओके, SMPS कुछ इस तरह का होता है। ये CPU का ही मेन कंपोनेंट है। अब CPU के मदरबोर्ड का जो सबसे मेन कंपोनेंट है वो है आपका प्रोसेसर, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड सारी कैलकुलेशन और अदर जो टास्क है वो सभी परफॉर्म करता है। अच्छा, प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इट डज ऑल कैलकुलेशंस, ओके, कंपैरिजंस रैपिडली। इट्स स्पीड इज मेजर्ड इन हायर यूनिट्स ऑफ हर्ट्ज। अच्छा, प्रोसेसर की जो स्पीड है वो यूनिट्स ऑफ हर्ट्ज में नापी जाती है, ओके। 9 मेगाहर्ट्ज द processor is often referred to as the CPU. Some versions of processors are, अच्छा, कुछ प्रोसेसर्स के भी कुछ वर्जन्स है, जैसे कि पेंटियम सीरीज का प्रोसेसर हो गया, आपका ड्यूल कोर प्रोसेसर हो गया, कोर 2 Duo हो गया, एथलोन हो गया, आपका IBM साइरेक्स हो गया, कोर 13 हो गया, कोर i5 हो गया, कोर i7 हो गया, AMD EX सीरीज एटसेट्रा।
ओके, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेसर्स हैं जो कि आपके सीपीयू के मदरबोर्ड के कंपोनेंट से कनेक्टेड होते हैं, सभी कैलकुलेशन काम करने के लिए परफॉर्म करते हैं। ओके, और इन प्रोसेसर्स में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जनरेशंस होती है। अच्छा, अब सीपीयू में जो नेक्स्ट कंपोनेंट आता है वो है पोर्ट्स। अच्छा, पोर्ट्स किस काम आते हैं? पोर्ट्स बेसिकली आपकी कंप्यूटर की हार्डवेयर डिवाइस और सीपीयू के बीच में एक इंटरफेस का काम करते हैं, जो कि आपकी हार्डवेयर डिवाइस जैसे कि आपके माउस, कीबोर्ड या फिर कोई भी यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स, इन सबको आपके कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ने के लिए एक इंटरफेस का काम करते हैं। ठीक है, तो अब वो इंटरफेस का काम कैसे करते हैं? पोर्ट्स आर दी सॉकेट्स दैट आर यूज्ड टू कनेक्ट एक्सटर्नल डिवाइसेस। ओके, एक्सटर्नल डिवाइसेस जैसे कि एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे माउस, कीबोर्ड, फ्लैश ड्राइव्स वगैरह। जनरली अ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स मदरबोर्ड कंसिस्ट ऑफ यूएसबी पोर्ट्स, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट्स, यूएसबी पोर्ट्स, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट्स। ओके, सीरियल पोर्ट्स, पैरेलल पोर्ट, ऑडियो पोर्ट, नेटवर्क पोर्ट, मोडेम पोर्ट, मॉनिटर पोर्ट एटसेट्रा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पोर्ट्स होते हैं जो कि अपने अपने कनेक्टर से कनेक्ट होकर आपको एज अ आउटपुट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, या फिर किसी भी हार्डवेयर से कनेक्ट होकर एज ए इंटरफेस बीच में वर्क करते हैं। तो कुछ डिफरेंट टाइप्स के पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि आपके ऑडियो पोर्ट्स के कुछ ऐसे दिखते हैं। ओके, ऑडियो पोर्ट्स, नेक्स्ट आते हैं आपके यूएसबी पोर्ट्स, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट्स। ये बेसिकली आपके कीबोर्ड या माउस को कनेक्ट करने के लिए भी काम में आते हैं, साथ में आपके यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स को कनेक्ट करने के लिए भी काम में आते हैं। ओके, ऑप्टिकल ऑडियो पोर्ट्स होते हैं आपके, और एचडीएमआई पोर्ट होता है आपका, डिस्प्ले पोर्ट होता है। एचडीएमआई पोर्ट आपका बेसिकली मॉनिटर पर जो भी डिस्प्ले हो रहा होता है उसे शो करने के लिए बेसिकली काम में आता है। यूएसबी पोर्ट भी उसी काम आता है। ओके, और डिफरेंट टाइप्स के पोर्ट्स होते हैं। ये पोर्ट भी आपका कीबोर्ड कनेक्ट करने के लिए काम में आता है, और डिफरेंट यूएसबी पोर्ट्स होते हैं। तो बेसिकली जो होता है आपके पोर्ट्स में यूएसबी पोर्ट्स और सीरियल पोर्ट्स बेसिकली सबसे ज़्यादा होते हैं, और एक मेन पोर्ट होता है वो होता है आपका नेटवर्क पोर्ट। नेटवर्क पोर्ट आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए बेसिकली काम में आता है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। ऑल दी कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयूज आर कंप्लीटेड। नाउ सॉफ्टवेयर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? बेसिकली सॉफ्टवेयर आपका एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है। ओके, जैसे हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो एक इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर देता है। और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है आपका? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ प्रोग्राम क्या होता है आपका? एक सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर बेसिकली एक डिजिटल टर्म है जिसे हम सॉफ्टली टच नहीं कर सकते। जैसे हार्डवेयर एक हार्डवेयर जैसे कि हार्डवेयर जो है रियल टर्म होती है, आप किसी भी डिवाइस को हार्डवेयर कह सकते हो, लेकिन सॉफ्टवेयर एक डिजिटल टर्म है। ओके, तो सॉफ्टवेयर अ कंप्यूटर कैन नाइदर थिंक नॉर वर्क ऑन इट्स ऑन। कंप्यूटर अपने आप कुछ सोच नहीं कर सकता, नहीं खुद कुछ कर सकता है। इट हैज़ टू बी प्रोवाइडेड विद अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस। ओके, तो कंप्यूटर को हमें प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं, विच आर रिटन इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो कि इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हों वो इंस्ट्रक्शन हमें कंप्यूटर को पहले से ही उसमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं। सच सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आ गया, सच सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर नोन एज प्रोग्राम्स। ओके, set of instructions is known as programs, and a set of organized programs mean for the specific purpose is known as software. Okay, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देंगे तो वो क्या कहलाएगा? वो प्रोग्राम्स कहलाएंगे, और सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज नोन एज सॉफ्टवेयर, ऑर्गेनाइज प्रोग्राम्स। ओके, अब सॉफ्टवेयर भी जो है बेसिकली आपके 2 से 3 टाइप के होते हैं आपके सॉफ्टवेयर। बेसिकली सॉफ्टवेयर, अच्छा सॉफ्टवेयर और क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज एन इनटेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, आप इसे टच नहीं कर सकते। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर आपके 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सेकेंड वन इज सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर,
system utility software, and third one is system software. ओके तो इन तीनों टाइप्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, और इनके आगे जो क्लासिफिकेशंस हैं इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, हमने पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपका एक सेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम्स होता है। ओके तो उसी तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रिफर्स टू अ प्रोग्राम्स दैट आर डिजाइन टू अकम्प्लिश a particular types of task to meet a user's specific need. Okay, application software can be classified into two categories. अच्छा application software की भी दो categories है। First one is application package, and second one is customized package. कस्टमाइज्ड पैकेज। ओके इन दोनों टाइप्स के बारे में हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर पढ़ेंगे। अच्छा एप्लीकेशन पैकेज क्या होता है, तो जो जनरल पर्पस आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपके डेली यूज़ में आते हैं, जैसे आपके ऑफिस के काम में या फिर आपके स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट वर्क में आपकी जो नॉर्मल एप्लीकेशंस काम में आती है वो आपके एप्लीकेशन पैकेज के अंडर में आती है। ओके तो एप्लीकेशन पैकेजेस आर टिपिकली डिजाइन टू अकम्प्लिश सम स्पेसिफिक टास्क। ओके कुछ स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन किए जाते हैं, which meet the needs of general user. Some examples of application packages are, first one example is word processing package. अब word processing package में आपके जो बेसिकली वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर आते हैं डिफरेंट टाइप्स के वो आते हैं। अब वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में आपके एक तो MS वर्ड आ गया, आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओके वर्ड परफेक्ट आपका एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। ओके ड्रैगन हो गया आपका, और आपका रैक टाइम हो गया, गूगल डॉक्स हो गया। तो ये बेसिकली जनरली जो डेली यूज में वर्क आने वाले वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर्स होते हैं। और वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज के अंदर वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज इनेबल्स द यूजर टू टाइप एंड मैनिपुलेट टेक्स्ट टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स। अच्छा ये किस काम आते हैं, ये बेसिकली आपके वर्ड डॉक्यूमेंट पर कुछ भी टेक्स्ट वगैरह टाइप करने के लिए बेसिकली काम में आते हैं। और वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर जो है आपके बेसिकली कैसे वर्क करते हैं, या आपके किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के लिए काम में आते हैं, उसके बाद या फिर उसे एडिट करने के लिए काम में आते हैं, ओके उसे प्रिंट करने के लिए काम में आते हैं, या फिर डिफरेंट मैनिपुलेशन ऑपरेटर्स जो हैं ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म करने के लिए वर्ड प्रोसेसर काम में आते हैं। इट ऑल्सो एनेबल्स टू क्रिएट, एडिट, प्रिंट एंड सेव documents. For example, MS Word, WordStar, Open Office Writer, etc. are the example of word processing software, word processors. Okay, इनको हम word processors के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट टाइप के एप्लीकेशन पैकेज के अंदर, नेक्स्ट टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हम बात करते हैं, वो है स्प्रेडशीट पैकेज। स्प्रेडशीट पैकेज में आपके बेसिकली टेबल्स की फॉर्म में डेटा को स्टोर करने वाले सॉफ्टवेयर्स आते हैं। ये भी बेसिकली डेटा को एंटर, एडिट, स्टोर या प्रिंट करने के लिए काम में आते हैं, लेकिन इनमें जो डेटा स्टोर होता है वो एक टेबल की फॉर्मेट में होता है। ओके और डिफरेंट टाइप्स के सेल्स में आप इस डेटा को स्टोर कर सकते हो। अ स्प्रेडशीट पैकेज हेल्प्स इन रिप्रेजेंटिंग डेटा इन टेबल्स एंड enables टू डू कैलकुलेशन एंड एनालिसिस। ओके अच्छा टेबल्स के फॉर्मेट में क्यों हमें स्टोर करना है, ताकि हम उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकें और एनालिसिस परफॉर्म कर सकें, एनालाइज कर सकें उस डेटा को। बाय मेकिंग, कैसे एनालाइज करोगे, बाय मेकिंग ग्राफ्स, टेबल्स, चार्ट्स एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल MS Excel, Lotus 123, ओपन ऑफिस आर दी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स। ओके तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के पैकेज के अंदर कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर्स आते हैं। ऐसे टेबल फॉर्मेट में ये डेटा स्टोर होता है और इस डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम ग्राफ के थ्रू या फिर चार्ट्स के थ्रू। ओके नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट पैकेज।
अब देखने में इसका इंटरफेस तो बिल्कुल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की तरह ही दिख रहा है, टेबल्स फॉर्मेट में। अच्छा, टेबल फॉर्मेट में ही यहाँ पर डेटा स्टोर्ड है, लेकिन जो डेटाबेस मैनेजमेंट पैकेजेस हैं ये आपके डेटा को बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट फॉर्मेट में स्टोर करते हैं या उसे विजुअलाइज करवाते हैं, डिस्प्ले करवाते हैं। ओके, तो डेटाबेस मैनेजमेंट में आपको मैं डेटाबेस का एक ओवरव्यू समझा देता हूँ कि जब डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर आप कोई भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हो तो या तो टेबल फॉर्मेट में स्टोर होता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की टेबल्स क्रिएट करते हैं। ओके, और वही आपके डेटाबेस को क्रिएट करती है। तो डिफरेंट टाइप्स की टेबल्स मिलकर आपके एक डेटाबेस को क्रिएट करती है। अ डेटाबेस मैनेजमेंट पैकेज हेल्प्स टू स्टोर interrelated data or records together in an organized manner under controlled redundancy. Okay, it helps in generating different reports that are based on the records. For example, MS Access, Fox Pro, Sybase, Oracle, OpenOffice Base, etc. are the example of database management software. या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट पैकेज के अंदर में जो सॉफ्टवेयर आते हैं उसका इंटरफेस कुछ इस तरह होता है। एक टेबल फॉर्मेट में आपको डेटाबेस शो हो रहा है और इस डेटाबेस को या फिर इस टेबल को हम डिफरेंट टाइप्स के व्यूज़ में भी देख सकते हैं, जैसे कि आपके फॉर्म व्यू के अंदर आप देख सकते हो। और इस डेटा को अगर आपको प्रिंट करना है तो आपको रिपोर्ट जनरेट करनी पड़ती है। आगे हम एप्लीकेशन पैकेजेस के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पैकेज आता है आपका DTP पैकेज। DTP रिफर्स टू डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। ओके, अब डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर आपके किस काम आते हैं? ये सॉफ्टवेयर जो बेसिकली आपके ग्राफिक्स को क्रिएट करने के लिए काम में आते हैं या फिर ग्राफिकल डिज़ाइन को और अच्छे से इन्हांस करके रिप्रेजेंट करने के लिए काम में आते हैं। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेज enables to design and make graphics and figures. It helps in designing brochures, newsletters, books, posters, etc. For example, PageMaker, CorelDRAW, Ventura, etc. are the example of DTP package, desktop publishing software packages. तो ये आपके स्क्रीन पर CorelDRAW का एक स्क्रीनशॉट ऐड किया हुआ है जहाँ पर एक बेसिकली सिंपल सा ग्राफिक ऐड किया हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं CAD पैकेज के बारे में। CAD होता है आपका कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। अब ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये बेसिकली आपके किसी भी ब्लूप्रिंट को क्रिएट करने के लिए काम में आते हैं, जैसे आपके बिल्डिंग का नक्शा हो गया या फिर घर का मैप हो गया या फिर किसी प्रोजेक्ट का मैप हो गया, तो उसे क्रिएट करने के लिए या फिर कोई भी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन हो उसका मैप क्रिएट करने के लिए आपके CAD सॉफ्टवेयर्स काम में आते हैं। ओके, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन पैकेजेस आर यूज्ड टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स 2 or 3 dimensional models of building including architectural, civil engineering and mechanical designs. तो ये डिफरेंट सेक्टर्स में आपके CAD सॉफ्टवेयर्स काम में आते हैं। ओके, तो CorelDRAW इसका एक मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है CAD सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट आता है आपका प्रेजेंटेशन पैकेज। अच्छा, प्रेजेंटेशन पैकेज आपका किस काम आता है? प्रेजेंटेशन पैकेज आपका बेसिकली प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए काम में आता है, जो कि आप एज अ स्टूडेंट क्रिएट कर सकते हैं, एज अ टीचर क्रिएट कर सकते हैं। ओके, या फिर इन ऑफिसेज आपको प्रेजेंटेशन शो करनी होती है तो आप इन्हीं सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। और आप अपनी प्रेजेंटेशन में इन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू अपनी प्रेजेंटेशन में एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स के टाइटल और सब टाइटल्स को ऐड करके एक अच्छी प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। और ये प्रेजेंटेशन जो है डिफरेंट स्लाइड्स पर क्रिएट होती है। तो बेसिकली MS पावर पॉइंट जो है आपका जनरली एक मोस्ट यूजफुल या मोस्ट पॉपुलर प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। ओके, इसका इंटरफेस कुछ इस तरह होता है। प्रेजेंटेशन पैकेज इज यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन नॉर्मली in the form of slides. It includes graphics, animation and the use of multimedia. For example, MS PowerPoint, OpenOffice Impress, Corel Presentation and Presenter, etc. is the example of presentation package software. Now next हम बात करते हैं सेकंड टाइप के बारे में, जो कि है कस्टमाइज पैकेज या फिर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर।
हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर दो तरह के सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा. फर्स्ट वन इज एप्लीकेशन पैकेज, नाउ सेकंड वन इज कस्टमाइज पैकेज. अब कस्टमाइज पैकेज सॉफ्टवेयर आपके ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करने के लिए क्रिएट किए जाते हैं. ओके, द सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन्ड स्पेशली for a specific purpose to fulfill the requirement of a particular individual or an organization is called a customized software. It is called a tailor-made software. अच्छा, इन्हों tailor-made software भी कह सकते हैं. For example, inventory management system. इसके मतलब कुछ टर्म्स आ रही है जिनके ऊपर आप ये कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हो. तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम पे क्रिएट कर सकते हो. फी कलेक्शन सिस्टम के ऊपर आप कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हो. इट इज डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द पर्सनल नीड्स ऑफ अ यूजर. अच्छा, अब आपके कस्टमाइज पैकेज किस पर, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की नीड पर ये क्रिएट हो रहे हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड टाइप के बारे में, सेकंड टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में, जो कि है सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. अब सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बेसिकली आपके कंप्यूटर की मेमोरी एलोकेशन में काम में आते हैं. ओके, कंप्यूटर सिस्टम को वायरस से बचाने के लिए काम में आते हैं, या फिर आपके कोई भी प्रोग्राम को कंप्रेस करने के लिए काम में आते हैं, एक्सट्रैक्ट करने के लिए काम में आते हैं. तो डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होते हैं, तो इनके बारे में पढ़ते हैं. सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ स्मॉल प्रोग्राम्स दैट सपोर्ट्स द एग्जीक्यूशन and the operation of computer system by doing additional works like scanning the hard disk. additional work करने के लिए बेसिकली ये काम में आता है. और additional work कैसा, like scanning the hard disk to check faulty sectors. scan किस लिए कर रहा है, to check faulty sectors. वायरस स्कैनिंग में सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर काम में आते हैं. to check the infected files etc. अब इसके एग्जाम्पल क्या है, WinZip हो गया आपका, Note 32 extra are the etc. are the system utility software. Utilities are neither completely system software nor application software. It is difficult to make a definite list of utility software. अच्छा, ये ना तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ना ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ये आपके सिस्टम के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि बेसिकली एक्स्ट्रा मैनेजमेंट वर्क आपके कंप्यूटर सिस्टम का करते हैं. ओके, बट द मोस्ट कॉमन टाइप्स आर डिस्क एंड फाइल मैनेजमेंट. तो जो मेन इसके टाइप्स हैं वो है डिस्क एंड फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स, जो कि सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंडर में आते हैं. वो डिस्क को मैनेजमेंट करते हैं या फिर फाइल मैनेजमेंट में काम में आते हैं, या फिर इंटरनेट सिक्योरिटी में आपके काम में आ सकते हैं. एंड OS customization tools. Such software are also used as specific tools while developing programs. Okay, या फिर आप किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल कर रहे हो तो वहाँ पर वो उस प्रोग्राम को स्कैन करने के लिए बेसिकली ये आपके सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स काम में आते हैं. जैसे आपका नोट्रोन हो गया, ये आपके वायरस स्कैनर्स हैं. एंड दिस इज क्विक हील लोगो. ये दोनों जो हैं वायरस स्कैनर सॉफ्टवेयर्स के लोगो हैं. ये क्विक हील का लोगो है एंड ये नॉर्टन का लोगो है. ये बेसिकली आपके वायरस को स्कैन करने के लिए काम में आते हैं. अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थर्ड टाइप, जो कि है सिस्टम सॉफ्टवेयर. ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर. अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर का एक ऐसा टाइप है जो कि आपके सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए काम में आता है, उसकी फंक्शनिंग को सेट करने के लिए काम में आता है, या फिर उसे जो भी इंस्ट्रक्शन आपकी हार्ड डिवाइस और आपके बीच में, यूज़र के बीच में जो इंटरफेस का काम करता है, वो आपका बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर ही करता है. सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प्स द यूज़र टू ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम एंड यूटिलाइज इट्स डिफरेंट रिसोर्सेज. बेसिकली क्या काम आया, टू इट हेल्प्स द यूज़र टू ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने में बेसिकली जो इंटरफेस का काम करता है, जो हेल्प करता है, वो आपका करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर. इट कोऑर्डिनेट्स द ऑपरेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर अलोंग विद द अटैच्ड हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ computers. Okay, system software acts as an interface or a bridge between the user and a computer. कंप्यूटर और यूज़र के बीच में
एज अ ब्रिज या फिर इंटरफेस की तरह आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो भी है वो ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू लैंग्वेज प्रोसेसर सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपके जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो कि है लैंग्वेज प्रोसेसर सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लैंग्वेज प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज लैंग्वेज प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। अब लैंग्वेज प्रोसेसर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स इन कन्वर्टिंग प्रोग्राम्स in high level language to machine understandable language. Software or programs are set of instructions that are written in programming language. Okay, तो जो लैंग्वेज प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए काम में आते हैं। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? तो जिस लैंग्वेज में हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जैसे कि नॉर्मली इंग्लिश में हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं कंप्यूटर के लिए वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है। कंप्यूटर ओनली बाइनरी लैंग्वेज को समझता है और बाइनरी लैंग्वेज को ही हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, जो कि 0 और 1 की फॉर्म में होती है। तो जो इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए आपके लैंग्वेज प्रोसेसर सॉफ्टवेयर्स काम में आते हैं। और डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। और जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स आर अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, यूजुअली अ प्रोग्रामर राइट्स अ प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज। नॉर्मली हम कंप्यूटर के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में ही देते हैं। ओके, तो डिफरेंट टाइप्स के जो लैंग्वेज प्रोसेसर सॉफ्टवेयर हैं वो है, उनमें फर्स्ट है असेंबलर। असेंबलर क्या है? एन असेंबलर इज अ यूटिलिटी प्रोग्राम दैट हेल्प्स टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू द मशीन कोड। ओके, बेसिकली इंटरप्रेटर भी आपका यही वर्क करता है और कंपाइलर भी सेम ही वर्क करता है। तो एन इंटरप्रेटर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड लाइन बाय लाइन। ओके, असेंबलर आपके पूरे कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन इंटरप्रेटर जो है आपके लाइन बाय लाइन आपके हाई लेवल लैंग्वेज कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। सेम उसी तरह कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर भी आपका कंपाइलर ट्रांसलेट्स अ प्रोग्राम दैट इज रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज इन वन का मतलब है पूरे के पूरे कोड को एट अ टाइम वो है जो कन्वर्ट कर देता है इनटू अ मशीन लैंग्वेज। ओके, नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके सेकंड टाइप के बारे में। किसके बारे में? सिस्टम सॉफ्टवेयर के सेकंड टाइप के बारे में। फर्स्ट हमने पढ़ा था लैंग्वेज प्रोसेसर एंड सेकंड वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मेमोरी रिलेटेड हो या प्रोसेसर रिलेटेड हो, सभी को मैनेज करने के लिए जो है ऑपरेटिंग सिस्टम काम में आता है। ओके, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड द यूजर। अब जो यूजर है वो हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता है, इसीलिए सेंटर में क्या होता है? एज ए इंटरफेस एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इट मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स द ऑपरेशन एंड द sharing of resource of the computer. It acts as a host for application that run on the computer and handles the operation of the hardware. तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए तो एज अ होस्ट काम करता है और यूज़र और हार्डवेयर डिवाइसेस के बीच में एज ए इंटरफेस वर्क करता है। तो बेसिकली रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है और डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को कैसे अलोकेट करना है अदर हार्डवेयर डिवाइसेस को, उसका काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। बेसिकली कुछ इंटरफेस है, जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ये विंडोज 7 का है। ओके, ये लिनक्स का है, रेड हैट लिनक्स, रेड हैट, एंड दिस वन इज विंडोज 10। अब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम
आखिर वर्क कैसे करता है वो हम देखते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बेसिकली आपका वर्क कैसे करता है वो आप देखिए। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें यूज़र सीधे हार्डवेयर को तो एक्सेस नहीं कर सकता, यूज़र हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। इसके लिए एज ए इंटरफेस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वर्क करता है एज अ इंटरफेस। अब ये हार्डवेयर डिवाइसेस में आपके क्या आता है, आपके कंप्यूटर की मेमोरी आ गई, ठीक है, अदर पोर्ट्स आ गए या अदर डिवाइसेस आ गए हार्डवेयर। तो जो यूज़र है वो डायरेक्टली इसे एक्सेस तो नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए बीच में इंटरफेस का काम कौन करता है, मतलब मेमोरी एलोकेशन का वर्क हो गया। जैसे मेमोरी एलोकेशन से रिलेटेड वर्क हो गया, तो सीधे तो आप एक्सेस नहीं कर सकते, यूज़र हार्डवेयर तो एक्सेस नहीं कर सकता, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में मैनेज करता है। और एक लाइन और थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एज अ होस्ट काम करता है, किसके लिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए भी बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एज अ होस्ट वर्क करता है। अब इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए यूज़र कोई कंप्यूटर सिस्टम पे, कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस पे कोई सॉन्ग प्ले करना चाहता है, तो मान लीजिए वो सबसे पहले किसके पास जाएगा, सबसे पहले वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पास जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका मान लीजिए विंडोज़ मीडिया प्लेयर हो गया, विंडोज़ मीडिया प्लेयर हो गया, ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, विंडोज़ मीडिया प्लेयर। अब विंडोज़ मीडिया प्लेयर को जो है यहाँ कंप्यूटर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर डिवाइसेस में मतलब मेमोरी एलोकेशन का वर्क करना है। तो मेमोरी एलोकेशन के लिए आपको रैम में स्पेस चाहिए विंडोज़ मीडिया प्लेयर को, तो उसे मैनेज करने के लिए जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इससे रिक्वेस्ट लेगा और हार्डवेयर डिवाइस मतलब मेमोरी में इसे मेमोरी एलोकेट कर देगा या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी में एलोकेशन कर देगा। और उसके बाद जो इसकी सेकेंडरी मेमोरी में जहाँ पर सॉन्ग स्टोर है वहाँ से उस सॉन्ग को आगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू इंटरफेस प्रोवाइड करके यूज़र से सॉन्ग प्ले करवाएगा। तो बेसिकली जो है यूज़र जो है डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर पा रहा है, वो सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू के पास जा रहा है। उस इंटरफेस पर वो उस स्क्रीन को, उस सॉन्ग, पर्टिकुलर सॉन्ग को प्ले करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में इतना फास्टली मैनेज करता है सभी वर्क को, चाहे वो मेमोरी एलोकेशन से रिलेटेड हो या फिर सेकेंडरी मेमोरी में से किसी पर्टिकुलर डेटा को फाइंड करके उसे प्ले करने से रिलेटेड हो। तो वो सभी रिसोर्सेज का जो काम है वो बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ इंटरफेस कुछ इस तरह होता है और डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम आप आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।